कहते हैं कि विचारों से दुनिया बदली जा सकती है और आखिरकार ऐसा ही हुआ। आज के इस अंक में हम जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे वहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रूस यूक्रेन विवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम जिन जिन पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी, सोवियत संघ का विभाजन, नाटो की भूमिका, रूस यूक्रेन विवाद और भारत रूस संबंध। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से रहेंगे, उन सभी तथ्यों को हम महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में लेंगे और कहाँ कहाँ पे रूस की शक्ति का हमें परिचय मिलता है, कहाँ सैन्य का मिलता है और भारत और रूस के बीच में जितने भी आज तक के जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, संधियाँ हुई है, उनके बारे में हम विस्तार से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए अपनी इस कक्षा में, बहुत ही शानदार और रोचक ये कक्षा रहेगी। इसके अंतर्गत आज तक की जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऐतिहासिक तथ्य है इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक तथ्य के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, जब एक दौर था, जिस दौर की मैं बात करने वाला हूँ वो दौर है द्वितीय महायुद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत क्या हुआ था कि दो महाशक्तियां हैं वो विश्व के सामने उभर कर आती है। एक महाशक्ति थी जिसका नाम है सोवियत संघ, अर्थात रूस के संदर्भ में आप बात करते हैं, और एक महाशक्ति थी जिसका नाम था अमेरिका। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं ये कहूँ कि विचारधारा से दुनिया बदली जा सकती है, इसी का एक परिणाम आपके सामने रहेगा कि दो विचारधाराएं उस समकालीन परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं। बात है 1939 से लेकर 1945 तक के मध्य की, जब राष्ट्रों के मध्य दो गुट सामने आ गए। एक तो पूंजीवादी जो अमेरिका था, यह समर्थक राष्ट्र बना हुआ था, और एक था सोवियत संघ, अर्थात जहां आप रूस की बात करते हैं, यहाँ पे एक साम्यवादी विचारधारा का दर्शन हमें मिलता है। क्या होता है कि ये दोनों महाशक्तियां हैं तो वो आपसी संबंधों को अभियुक्त या अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त जिस शब्द का इस्तेमाल करने वाले थे वो शब्द था शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। बहुत ध्यान से सुनिए, शीत युद्ध था ये कोल्ड वार की जिसकी आप बात करते हैं। शीत युद्ध के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। शीत युद्ध होता क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये युद्ध होता है जैसे स्नायु युद्ध। कौन सा युद्ध? स्नायु युद्ध होता है, अर्थात इसमें शस्त्र ना होकर कोई ना कोई कूटनीतिक जो चालें होती है वो होते हैं, अर्थात इसे आप यह कहें कि जिससे आप वाक युद्ध कह सकते हैं। वाक युद्ध जिसमें कागज़ के गोले हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, रेडियो हो सकते हैं, तथा प्रचार के जितने भी साधन होते हैं, इनके माध्यम से जो विरोधी गुट है वो जनता के विचारों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और उनको मनोबल को क्षीण करने और अत्यधिक शक्ति का न्यायप्रियता और तार्किक रूप से क्या करते हैं? दावा पेश करते हैं। वो युद्ध कौन सा होता है? शीत युद्ध होता है। अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद में अमेरिका और सोवियत संघ है उनमें धीरे धीरे मतभेद होने लग गए। ध्यान देना, किसके बीच में? शीत युद्ध के दौर में मतभेद हुए दोनों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रता एक समय तक हमें दिखाई देती थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में क्या करने लगा? कटुता, तनाव, वैमनस्य, ये अनवरत रूप से उनमें दिखाई देने लगी। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का जो संग्राम है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाता है, अर्थात इसी मत के कारण दोनों में क्या होने लग गया? मतभेद होने लग गया। दोनों एक दूसरे का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। दोनों एक दूसरे का क्या करने लगे? विरोध। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों एक दूसरे की क्या करने लगे? विरोध, आलोचना करने लगे और सर्वत्र जहां पे भी उन्हें मौका मिलता वो अपना प्रचार करते, अर्थात एक पूंजीवादी स्वरूप में तो दूसरा साम्यवादी स्वरूप है। सारा खेल विचारों का। सोवियत संघ और
अमेरिका, इनके बीच में जो कटुतापूर्ण जो संबंध थे वो धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में दो गुटों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। अर्थात आप ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच था, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरोधी अपनी स्थिति में सुदृढ़ करने का क्या करने लगे, प्रयास करने लगे। वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहां तक राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी उन्हें पराजित करने में क्या हो गए, लीन हो गए, संलग्न हो जाते हैं। समूचे विश्व में एक प्रकार का अगर आप कहें तो भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अविश्वास का वातावरण बन जाता है और तनाव से ग्रस्त दुनिया नजर आने लगती है। एक बार पुनः संघर्षपूर्ण स्थिति है वो भी आ जाती है। इसे ही आप सशस्त्र शांति का युग के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि इस समय एक नए युग का आविर्भाव हो चुका था, उत्पन्न हो चुका था। अर्थात दो भीमाकार जो शक्तियां हैं वो एक अखाड़े के रूप में हमारे सामने थी। दोनों भीमाकार शक्तियों में एक तो सोवियत संघ अर्थात रूस के संदर्भ में आप बात करेंगे और दूसरा एक अमेरिका। ये दोनों ऐतिहासिक स्वरूप में हमारे फैक्ट हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको फीडबैक पता लग गया है कि जहां विचारधारा ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में हमारे सामने रही तो वो रही कि एक तो सोवियत संघ था और एक अमेरिका था। इनके बीच में किसी न किसी प्रकार से क्या होने लगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दो महाशक्तियां आने लगी। तो कुछ राष्ट्र तो है वो पूंजीवादी राष्ट्र अर्थात अमेरिका के समर्थक में आ गए और कुछ राष्ट्र सोवियत संघ के समर्थक में आ गए। अब हम बात करते हैं कि जो सोवियत संघ है इसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि सोवियत संघ का क्या स्वरूप रहा है, इसका क्या अस्तित्व है। देखिए, सोवियत संघ जो था वही जिसके बारे में आप बात करते हैं यूएसएसआर, ये था अर्थात रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो 26 दिसंबर 1922 को मानी जाती है। 26 दिसंबर 1922 को 15 देशों के स्वरूप में मिलकर जो अस्तित्व है उसका स्वरूप है। ध्यान दें, इसी के स्वरूप में जब हम यूक्रेन की बात करेंगे तो वो बात करेंगे कि जब इसमें से 15 राष्ट्र है वो अलग हुए थे, वो कौन कौन से थे उसमें भी देखेंगे। तो जो यूक्रेन अलग होता है, ध्यान दें, सोवियत संघ का जो विभाजन है उस स्वरूप में इसके पहले अस्तित्व की हम बात करते हैं तो सोवियत संघ का जो अस्तित्व है वो 26 दिसंबर 1922 को होता है, जिसको यूएसएसआर के नाम से आप पुकारते हैं, रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र। इसमें 15 देशों को मिलकर जो है यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। इसी के बाद में हम देखते हैं तो सोवियत संघ के संदर्भ में आप बात करेंगे तो सोवियत संघ का जो विभाजन है वो 1991 के संदर्भ में होता है। सोवियत संघ का विभाजन होकर किसका निर्माण होता है, अलग अलग 15 देशों का निर्माण होता है। अब ये अलग अलग 15 देश कौन कौन से थे जिनका निर्माण होता है, ध्यान दें, इसको आप 5 टाइप से विभाजन की श्रेणी में विभाजित करेंगे। कितने श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में आप विभाजन करेंगे। ये बात कब की है, 1991 के। पहले अगर आप कहते हैं तो इसमें एक स्वरूप में जिसको आप बोलते हैं बाल्टिक देश और एक देश के जैसे केंद्रीय एशिया के देश, एक देशों को आप कहेंगे पूर्वी यूरोप के देश, एक को आप कहेंगे ट्रांसकोशिया के देश, एक यूरेशिया के नाम से जाना जाएगा। देखिए, बाल्टिक देश ध्यान दें 5 प्रकार से विभाजन करेंगे। जो टोटल विभाजन होता है 1991 के संदर्भ में वो कितने का होता है, 15 राष्ट्रों का होता है। सोवियत संघ से 15 राष्ट्रों का निर्माण होता है। जहां बाल्टिक देश के संदर्भ में आप बात करते हैं तो एस्तोनिया है, क्या नाम बता रहा हूं, ध्यान दें, एस्तोनिया जो बाल्टिक देश में है इसके स्वरूप में माना जाता है एस्तोनिया। और एक है लातविया, क्या नाम है, लातविया। एक है लिथुआनिया, लातविया। एक कौन सा है, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ध्यान से सुने आप, लिथुआनिया। 3 राष्ट्र मैंने बताए। ये राष्ट्र कौन से हैं, बाल्टिक राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 हो गए। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, केंद्रीय एशिया के राष्ट्रों के रूप में भी विभाजन हुआ, जहां कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है,
तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये टोटल 8 हो गए। इसके बाद में पूर्वी यूरोप के संदर्भ में 3 राष्ट्र और बनते हैं, बेलारूस बनता है और मालदोवा बनता है और यूक्रेन बनता है। कौन सा बनता है? यूक्रेन, मालदोवा और बेलारूस। इसके बाद में जो बनने वाले हैं वो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है यूरेशिया के अंतर्गत रूस। ये टोटल कितने बनते हैं? 15 राष्ट्र बनते हैं। इनको मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से इनका अस्तित्व कैसे कैसे होता है। जिन जिन के संदर्भ में आप बात करना चाहते हैं, देखिए इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है जिसके संदर्भ में आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस संदर्भ में, अर्थात आप यहाँ जहाँ तक देख रहे हैं ये संदर्भ जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन का सीन है, और इधर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा ये चीज़ ये कौन सा है? रूस। तो जो विवाद जहाँ के लिए चल रहा है, इनके लिए जो विवाद चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद है, अर्थात यहाँ ये यूक्रेन के संदर्भ में आप बात करेंगे, इधर रूस के संदर्भ में आप बात करेंगे। इन सभी के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आपने क्या देखा कि जो विभाजन होता है, किसका विभाजन? रूस का विभाजन। वो कैसे होता है? तो रूस के विभाजन की कहानी मैंने आपको बता दी कि 1991 के अंदर टोटल 15 राष्ट्रों का क्या होता है? विभाजन होता है सोवियत संघ के रूप में, और अलग अलग स्वतंत्र रूप से वो अस्तित्व में आते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मालदोवा, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस। ये था सोवियत संघ का विभाजन। हम बात करते हैं कि सोवियत विभाजन का जो विवाद है ये क्या विवाद रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो विभाजन हो गया तो इससे 15 राष्ट्र है वो सब क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो इस अलग अलग होने के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, तो इसके बारे में आप देखिए। जैसे हम आज के जो टॉपिक की बात संदर्भ में बात करेंगे तो वो टॉपिक ये रहा हमारा, और इस टॉपिक में आप समझेंगे कि जो वास्तविक विवाद है वो विवाद है क्या। विवाद ज़्यादा बड़ा ना होकर एक सिंपल सा विवाद है जिसको सबसे बड़ा युद्ध के रूप में इसे जानने लगे। देखिए विवाद यही है कि रूस की तो है मांग, अर्थात रूस डिमांड करता है, रूस अर्थात जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, अब वो एक ही मांग करते हैं कि रूस के संदर्भ में वो मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन और नाटो ये लिख कर दे दे कि वो कभी इसमें नाटो में शामिल नहीं होगा। बस विवाद इतना सही है कि यूक्रेन जो है वो हमें लिख कर दे दे, यूक्रेन और नाटो दोनों ये लिख कर दे दे कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। एक बार ध्यान से सुन लें, विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि जो अमेरिका है, देखिए मैं नाटो के बारे में संदर्भ में चर्चा भी करूंगा, उससे पहले आप ये समझें कि ये विवाद की जड़ क्या है। विवाद की जड़ यही है कि रूस जो है वो रूस ये मांग करता है कि यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य नहीं बने, इसलिए नाटो भी लिख कर दे और यूक्रेन भी मुझे लिख कर ये दे कि ये कभी यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल नहीं होगा, और यूक्रेन भी सहमत होगा कि मैं भी कभी नाटो में शामिल नहीं होऊंगा। ये बात लिख कर देनी है। अब कहानी क्या है? देखिए कहानी को हम पहले समझने से पहले ये एक बात देख लेते हैं। बात क्या है कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ सोवियत संघ का विभाजन हो गया, कितने राष्ट्र बन गए? 15 राष्ट्र बन गए। अब इन 15 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र जिसकी आप बात कर रहे थे उसमें से एक कौन सा बनता है? यूक्रेन भी बनता है। कौन सा राष्ट्र बनता है? एक यूक्रेन भी बनता है। ये भी 1991 में बनता है। सोवियत संघ के विभाजन कब होता है? 1991 में होता है। कितने राष्ट्र बनते हैं? 15 राष्ट्र बनते हैं। उनमें से एक राष्ट्र कौन सा है? यूक्रेन है। ठीक है।
अब यूक्रेन है। अब इस यूक्रेन के बारे में हम चलते हैं। अब यूक्रेन की बारे में बात चलते हैं। तो जब एक दल कौन सा था, पूंजीवादी, और एक दल कौन सा था, साम्यवादी। अब यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन का अस्तित्व किससे होता है? यूक्रेन का जो अस्तित्व होता है वो सोवियत संघ से होता है। ध्यान से सुनिए, यूक्रेन का जो अस्तित्व होता है वो किससे होता है? सोवियत संघ से होता है। तो सोवियत संघ के अंतर्गत जो नीति यहाँ होगी, अर्थात तो सोवियत संघ के संदर्भ में रूस की जो विचारधारा है, वो रूस की विचारधारा यही है कि जो सोवियत संघ, रूस की विचारधारा क्या कहती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी विचारधारा में पहला जो दृष्टिकोण होता है, रूस की संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो रूस है ना, वो हमेशा पुराने जो सोवियत संघ है ना, उसी का उत्तराधिकारी है। अर्थात तो जो यूक्रेन बना है वो सोवियत संघ से बना है। तो सोवियत संघ के दिशा निर्देश, अर्थात उसी का दृष्टिकोण उसे फॉलो करना पड़ेगा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अंदर भी हम बात करते हैं तो वही पहलू उसे अपनाना होगा। दूसरा कि जो भी एकदम भिन्न स्थिति की आप बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सत्ता है उसी स्वरूप में रहे, और रूस जो है पुराने सोवियत संघ से एकदम भिन्न स्थिति के स्वरूप में कभी न जाना जाए। ये इसकी जो स्वरूप है वो इसका माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब ये राष्ट्र बन गया, यूक्रेन अस्तित्व में आ गया, तो फिर यूक्रेन के बीच में अस्तित्व के बीच में लड़ाई का मूल बिंदु क्या है? तो जो लड़ाई का मूल बिंदु है, जो विवाद है, जो लड़ाई चल रही है अभी वर्तमान में, उसी के अंदर आप देखेंगे तो या यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन के अंतर्गत ये विभाजन किससे हुआ? रूस से हुआ है। रूस से बने 15 राष्ट्र बने, उसमें से एक यूक्रेन। अब इस यूक्रेन के अंतर्गत क्या हुआ कि इसको कई राष्ट्र, जैसे अब मैं बात करूंगा अमेरिका की भी मैं बात करूंगा, नाटो के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो नाटो जो है, अब बात आती है कि नाटो क्या है, और इस नाटो और अमेरिका के कारण ही आज जो है यूक्रेन की स्थिति ये आपके सामने है। देखिए, अब नाटो क्या है? नाटो है एक संगठन है। नाटो एक संगठन है जिसका नाम है, जैसे NOTA की आप बात करते हैं तो ये क्या है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। ये संगठन है क्या? इस संगठन की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी नाटो की जो स्थापना है, ये नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल। नाटो की जो स्थापना है वो कब होती है? 4 अप्रैल को होती है। और कहाँ पे? वॉशिंगटन में होते हैं। 4 अप्रैल 1949 के दिन होती हैं। 1949 के अंतर होती है। 12 सदस्य थे इसके। उस समय कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि 12 सदस्य जब नाटो की स्थापना की गई थी तो इसमें 12 सदस्य कौन कौन से थे? एक नंबर पे जो था वो था अमेरिका। नाटो का एक नंबर जो मुख्य सदस्य था वो कौन सा था? अमेरिका था। एक था कनाडा। एक कौन सा था? कनाडा था। एक था फ्रांस। ध्यान दें, कनाडा है, फ्रांस है, ब्रिटेन भी है। ध्यान दें, ब्रिटेन भी इसी में था। डेनमार्क, एक क्या है? डेनमार्क भी है। और एक बेल्जियम है, और इटली है, लग्जमबर्ग है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है और आइसलैंड है। एक बार पुनः वापस सुनिए 12। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल और आइसलैंड। ये टोटल 12 देश हैं, वो इसकी स्थापना में थे, संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। इसकी जो स्थापना है वो अमेरिका के वॉशिंगटन के अंतर्गत की गई। कहाँ पे की गई? वॉशिंगटन में इसकी स्थापना, नाटो की जो है वो स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम। कहाँ पे है? बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंतर्गत कहाँ पे है? बेल्जियम में, जो इससे विभाजित होकर बना है बेल्जियम और ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स।
यहाँ पे इसका क्या है, नाटो का मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि ये नाटो कार्य करता क्या है, इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है। देखिए, जो नाटो है ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का मध्य एक सैन्य गठबंधन है। जरूर ध्यान दें आप कि जो नाटो है, ये नाटो कौन कौन से, एक तो यूरोप के मध्य आप बात करते हैं, एक तो यूरोप और एक जो उत्तरी अमेरिका है, कौन सा, एक उत्तरी अमेरिका, इसके मध्य एक सैन्य क्या है, गठबंधन है। ध्यान दिए। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस नाटो की स्थापना किस कारण से हुई। तो इसकी स्थापना के समय प्रमुख रूप से जो स्थापना का जो प्रमुख रूप से उद्देश्य रखा गया, वो उद्देश्य यही रखा गया था कि जो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है, इसको रोकना। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं कि नाटो की जो स्थापना की गई वो क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमेशा आपको याद रखना है कि नाटो का जो मुख्य रूप से उद्देश्य क्या रखा गया कि जो सोवियत संघ है, कौन सा, सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ की विचारधारा अर्थात जो साम्यवादी विचारधारा है, इस साम्यवादी विचारधारा को क्या करना है, रोकना है। साम्यवादी विचारधारा को क्या करना है, इसमें रोकना है और राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की वो क्या करेगा, गारंटी देगा और वर्तमान समय और भविष्य में खतरों के लिए जो अनुकूल है उपकरणों को वो भी प्रोत्साहित देने का काम करेगा। और यूरोप के अंदर स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, मानव अधिकार है, कानून है, इनको वो समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति है वो सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। ये बातें किसके संदर्भ में है, नाटो के संदर्भ में। और आतंकवाद को किसी भी रूप से वो स्वीकार नहीं करेगा और समुद्र के जो संभावित खतरे हैं उसमें वो सहयोग की बात करता है। ध्यान दें, भारत जो है वो इस प्रकार के किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है। भारत इस प्रकार के किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है अर्थात। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका की जो सीनेट है, इस अमेरिका के सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया था। अतः अमेरिकी सीनेटर के जो हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम था, AECA उसे नाम से जाना जाता है, किस नाम से, AECA यानी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, यानी हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम, उसमें संशोधन की इन्होंने मांग की थी। इसके पहले अमेरिका का यह दर्जा जो है इजराइल और दक्षिण कोरिया है उसको भी दे चुका है। तो ये कुछ बातें थी। अब नाटो के समक्ष क्या क्या चुनौती है कि वो एक तो आतंकवाद के खतरे से सामना करेगा, एक बार साइबर जो हमले होते हैं उससे काम करे, उस पर बचाव का काम करेगा और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वो काम करेगा। अब नाटो के अंतर्गत वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं, 30 इसके अंतर्गत सदस्य हैं। अब देखें विवाद कहाँ है, क्यों है। अभी मैंने बताया कि जो नाटो है, इस नाटो की जो स्थापना की गई वो इसलिए की गई कि वो क्या करे, साम्यवादी जो विचारधारा है अर्थात रूस के सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, तो वो विचारधारा है उसको ये क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब सोवियत संघ से ये राष्ट्र बने, सोवियत संघ से ये राष्ट्र बने, यूक्रेन का निर्माण हुआ, तो यूक्रेन के अंतर्गत भी यहाँ पे देखिए, ये जो मैं स्थान बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस विचारधारा के लोग हैं वो भी रहने लगे हुए हैं। ठीक है, यूक्रेन के। अब बात ये हुई कि रूस ने यहाँ पे जो स्थिति है, यह स्थिति कौन सी बन गई, अलगाव की स्थिति वहाँ पे बन गई। अब इस अलगाव की स्थिति के कारण ही ऐसा कई मामले वहाँ पे उत्पन्न हुए, जिसके मध्य में बात करूँ तो ये चाहता है, सोवियत संघ चाहता है कि मैं, क्योंकि उत्पन्न मेरे से, यानी जब यूक्रेन का अस्तित्व है मेरे से है, मैं जब इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो जो दूसरे राष्ट्र है जैसे अमेरिका है, वो अमेरिका इसे नाटो का सदस्य क्यों बनाना चाहता है। और यूक्रेन
जो है वो इसका सदस्य क्यों बनना चाहता है। अब रीजन सुनिए। रीजन ये है कि जब अस्तित्व में ये था तो यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा थी, यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा का स्वरूप था। अमेरिका क्या चाहता है कि यहाँ से साम्यवादी विचारधारा हटे और इसको मैं लेकर अपने यहाँ पे पूंजीवादी स्वरूप में अस्तित्व में लेकर आ जाऊँ। तो रूस जो है, रूस जो शक्तिशाली स्वरूप में है, रूस जो शक्तिशाली स्वरूप में है, उसने ये कह दिया कि जब अस्तित्व के स्वरूप की बात आती है तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक क्षेत्र आपकी मैं जहाँ बात करता हूँ कि डोनाबास जिसके नाम से आप जानते हैं, डोनबास क्षेत्र भी आप इससे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है लोहांस्क और एक है डोनास्क। एक तो देखिए ये रहा डोनास्क क्षेत्र और एक ये रहा डोनेस्ट जो क्षेत्र है। इनको क्या किया रूस ने स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया। इनको क्या दे दिया उन्होंने? स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया है। और ये स्वतंत्र अस्तित्व देकर इनको स्वतंत्र देश भी घोषित कर दिया है। किसने किया? रूस ने किया। कौन कौन से? जो डोनबास क्षेत्रों के संदर्भ में आप बात करते हैं, डोनेस्क के और लुहांस्क जिसकी बात करते हैं, ये रहा। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ जूम करके, देखिए ये रहा कौन सा क्षेत्र, डोनेस्क के क्षेत्र और डोनेटस क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। इनको रूस ने क्या कर दिया? स्वतंत्र अस्तित्व में राष्ट्र का स्वरूप का दर्जा दे दिया। अब क्या बात है? अब बात यह है कि जो एक तो एजोब सागर है, ध्यान से देखना कौन सा सागर, एजोब सागर की जो मैं बात करता हूँ, ये रहा। देखिए कौन सा सागर है? ये रहा एजोब सागर। ये इस एजोब सागर और एक आपके सामने ये रहा क्रीमिया। कौन सा क्षेत्र? जो क्रीमिया है, ये रहा। देखिए ये जो मैं आपको दिखाई दे रहा है ये क्रीमिया। और एक आपके सामने जो दिखाई दे रहा है सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये रहा काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर। इसकी आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जब आप देखते हैं तो जो विवाद है, इन विवादों के जड़ स्वरूप यही है। इन्होंने क्या किया कि एक तो जो क्रीमिया है, रूस ने इस क्रीमिया क्षेत्र को, एक यहाँ एजोब सागर को और एक इसे काले सागर को क्या कर लिया? कब्जे में ले लिया। इसको भी कब्जे में ले लिया, क्रीमिया क्षेत्र को भी कब्जे में ले लिया, काले सागर को। इन तीनों क्षेत्र को कब ले लिया? 2014 में ले लिया और इस पे क्या कर लिया उन्होंने? कब्जा कर लिया। अब सुने कहानी। जब इसे कब्जे में कर लिया तो यहाँ पे और स्थिति ज़्यादा खतरनाक उत्पन्न होने लगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति है वो जो साम्यवादी विचारधारा के क्या है? प्रभावित है। साम्यवादी विचारधारा के प्रभावित होने के कारण वो रूस की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, रूस की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि एक राष्ट्रों का जो समूह है, राष्ट्रों का समूह जिस पहले उसे G8 के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? G8 के नाम से जाना था। जैसे इधर हम बात करते हैं तो कनाडा है और अमेरिका है, ये दो राष्ट्र आते हैं, कनाडा और राष्ट्र। इसके बीच में अगर आप बात करते हैं तो एक आता है ब्रिटेन। कौन सा आता है? ब्रिटेन। फिर आता है फ्रांस और यहाँ आएगा जर्मनी और एक आएगा इटली और इधर जो रहेंगे वो रहेगा रूस और जापान। कौन रहेगा? रूस और जापान। अब सुनिए, G8 जो नाम से सदस्य थे, ये G8 के नाम से सदस्य, अब इनमें से देखिए इनकी विचारधारा के प्रभाव से रूस को क्या कर दिया? यहाँ से अलग कर दिया गया। पहले G8 नाम से था और G8 के अंतर्गत कौन कौन से थे? एक तो कनाडा था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, रूस था और जापान था। तो अब ये G8 में से किसे बाहर कर दिया? रूस को इन्होंने बाहर कर दिया। अब रूस को जैसे ही बाहर किया, अब ये क्या बन के रह गया? G7 के रूप से ही बनकर रह गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे, अब ये G7 के स्वरूप हैं। रूस क्या हो गया? इनके इस संगठन से बाहर हो गया। अब यहाँ पे जो विवाद है, ये विवाद बहुत अत्यधिक तीव्र रूप से फैलने लग गया, क्योंकि देखिए क्रीमिया पर
अधिकार हो चुका है, काले सागर पर अधिकार हो चुका है और एजोब सागर जो है यहाँ पे भी इसका क्या हो गया है, अधिकार हो गया है। अब जैसे जैसे ये अधिकारों की बात होने लगी तो धीरे धीरे इनके बीच में क्या होने लगे, काफ़ी विवाद होने लग गए। जैसे जैसे इनके बीच में विवाद होने लगे तो फिर फरवरी 2015 में जो बेलारूस की राजधानी है, ये बेलारूस जो है इसकी राजधानी है वो मिन्स्क है। फरवरी 2015 की हम बात करते हैं, फरवरी 2015 में, फरवरी 2015 के अंतर्गत जो बेलारूस है, कौन सा बेलारूस, इसकी मैं बात करता हूँ बेलारूस। इस बेलारूस की एक राजधानी है जिसका नाम है मिन्स्क। क्या नाम है? मिन्स्क। ध्यान देना, मिन्स्क इसकी राजधानी है। अब यहाँ जो राजधानी है वो कौन सी है? मिन्स्क है। एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि समझौता क्या है, समझौता किस लिए है, मिन्स्क समझौता क्या है। देखिए इस समझौता का स्वरूप क्या है, ये समझौता क्यों होता है, संपूर्ण कहानी सुनिए। पूर्वी यूक्रेन की बात करते हैं। ये रहा, देखिए ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी यूक्रेन का क्षेत्र है। इस पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र में रूस समर्थक जो विद्रोही है और यूक्रेन की सेना के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है विवाद होता है मिन्स्क, ये विवाद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका समझौता कहाँ पे होता है? मिन्स्क, बेलारूस जो है उसकी राजधानी मिन्स्क में होता है और यूक्रेन की सेना के बीच में खूनी संघर्ष होता है। पूर्वी यूक्रेन, ये रहा पूर्वी यूक्रेन, और रूस के जो यहाँ पे एक जो समर्थक थे, किस कौन कौन से समर्थक? रूस के समर्थक और यहाँ यूक्रेन की जो सेना है। इसके अंतर्गत रूस के समर्थक, देखिए अलगाव की स्थिति क्यों है? अलगाव की स्थिति इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूस समर्थक जो है वो भी नागरिक इसमें पाए जाते हैं। जब रूस समर्थक नागरिक यहाँ पाए जाते हैं तो इस क्षेत्र में वहाँ की यूक्रेन की सेना भी यहाँ पे क्या करती है? रहती है। तो यहाँ जब सेना और यूक्रेन के जो रूस के समर्थक जो नागरिक थे उनके बीच में क्या होने लग गया? खूनी संघर्ष हुआ। और ये खूनी संघर्ष कब होता है? फरवरी 2015 में। कब होता है? फरवरी 2015 की ये कहानी है और उसमें इस प्रकार के जो मिन्स्क समझौते हैं, ये दो समझौते होते हैं। एक समझौता, फर्स्ट जो समझौता हुआ और फिर दूसरा जो समझौता हुआ वो 2015 में होता है और इसके बीच में फिर यहाँ पे युद्ध की शांति है वो धीरे धीरे अस्तित्व में आती है, फिर यहाँ से युद्ध है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये कहानी थी मिन्स्क की। अब यूक्रेन ने कहा, देखिए अब फिर कहानी हो गई, यहाँ पे युद्ध शांत हुआ तो यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। यूक्रेन क्या कहने लगा कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। तो फिर रूस ने कहा कि आप नाटो में शामिल हो सकते हो और नाटो है वो भी मुझे लिख कर देगा कि मैं यूक्रेन को शामिल नहीं करूँगा। अब नाटो में कितने सदस्य है? 30 सदस्य है। अब इसने जाहिर कर दी कि मैं नाटो का जो स्वरूप है, नाटो बोले तो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, नाटो, इसके अंतर्गत मैं क्या होना चाहता हूँ? शामिल होना चाहता हूँ। गलती यही थी कि जब तक इसको ये पता नहीं कि मैं इस रूस के विरोध में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि इसका अस्तित्व रूस के विघटन से हुआ है। अब ये आगे जाकर पूंजीवादी क्षेत्र के स्वरूप में अगर देखें तो उधर पैर पसारने लग गया, जबकि इसे ये पता होना चाहिए कि जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो कोई मदद करने मेरे साथ में नहीं आएगा। क्योंकि अंधेरे में जब व्यक्ति अपनी खुद की परछाई है वो देखता है तो वो भी उसका साथ छोड़ देती है। यही गलती करके बैठ गया यूक्रेन। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो मित्र होते हैं उनमें से किसी एक मित्र का साथ देने के लिए बाकी सब कहते हैं कि आप तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन होता कुछ अलग ही है। तो ये भी स्थिति यूक्रेन के साथ में ऐसी दिखाई देने लगती है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए भारत जो है इस विवाद को देख रहा है, रूस को और यूक्रेन के विवाद को देख रहा है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भारत की जो यहाँ मामला है वो भारत तटस्थ है।
अर्थात तटस्थता के स्वरूप में अपनी नीति को निर्वहन कर रहा है। यूक्रेन के जो राजदूत है उन्होंने मोदी से मिलकर उन्होंने कहा कि रूस से बोले कि जो है वो थोड़ा सा रहम करें, शांति को बनाए रखें। तो मोदी ने इनको भी बोल दिया कि शांति बनाए रखें। इस प्रकार से ये घटनाक्रम चलती है और भारत अभी भी तटस्थता के दृष्टिकोण में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत के लिए दोनों ही राष्ट्र क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत चाहता है कि हम यूक्रेन से भी और रूस जो है इससे भी, दोनों से क्या बनाकर रखें, अच्छे संबंध बनाकर रखें। देखिए यूक्रेन से हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंसी है यूक्रेन, क्योंकि जैसे गैस वगैरह है, और रूस से भी हम बात करेंगे तो रूस का जब हम संबंधों की बात कर लेते हैं तो उस संबंधों में रूस और भारत के संबंधों की मैं विस्तार से बात करने वाला हूं आज। लेकिन पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे भारत क्या है, तटस्थ है। यहाँ भारत क्या है, तटस्थ है। और तटस्थ इसलिए है क्योंकि भारत में गैस है, पेट्रोल है, रिफाइन जो तेल है, ये इनकी क्या है, देन है। ये इनकी जब देन है तो हमारे लिए हम तटस्थ रहें, इसी में हमारा क्या है, फायदा है। क्योंकि रूस का हमारे पे बहुत बड़ा कर्ज है। रूस का हमारे लिए बहुत बड़ा कर्ज है। मैं अभी आपको बता दूंगा कि कारगिल के समय और अन्य युद्धों के समय जो सबसे साथ हमें देता है, वो साथ देने वाला कौन था, रूस ही था। इसलिए हमें इसके भी पीछे कई रीजन को देखना होगा। जबकि हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो ये हमें जो यूक्रेन है वो पेट्रोल है, गैस है, रिफाइन तेल है ये। लेकिन भारत तटस्थ इसलिए है क्योंकि भारत इनको एकमात्र, जो हम बात करते हैं जैसे महत्वपूर्ण जो बात कर लें, दवाइयों के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं तो वो दवाइयाँ इसको भेजी जाती हैं, अर्थात यूक्रेन को भेजी जाती है। अब इस सीन को देखकर आपको ऐसा लगा कि हमें किस तरफ ज़्यादा रवैया देना चाहिए। तो क्या ये सीन देख रहे हैं, इस सीन को, यूक्रेन के सीन को और रूस के सीन को जो है वो अमेरिका देख रहा है। कौन देख रहा है? अमेरिका देख रहा है। अब यूक्रेन ने कहा कि मैंने आपके संदर्भ से, यानी आपकी एक आशा रखी थी और इसी आशा के कारण मैं जो है रूस के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। अर्थात ये जो सीन दिखाई दे रहा है ये हमें एक बहुत बड़ा नहीं झुकने वाला सीन दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन ने सोचा कि मेरे पास में जो 30 समूह है, 30 राष्ट्र जो है नाटो वाले, वो मेरे साथ में हैं। देखिए इनमें ये पता है कि इनमें से 30 में से कोई भी एक राष्ट्र है किसी पर हमला कर सकता है। ये इसकी नीति देखिए, इनमें से कोई भी एक राष्ट्र है वो किसी पे भी हमला कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इनमें से 30 राष्ट्रों में किसी एक पर किसी ने हमला किया तो ये 30 राष्ट्र मिलकर उसका क्या करेंगे, सामना करेंगे। ये गलती सबसे हुई है। अब यही गलती किससे हो गई? यूक्रेन से। यूक्रेन ने सोचा कि मेरे साथ में कितने राष्ट्र हैं, नाटो मेरे साथ में है, अर्थात 30 सदस्यों का मेरे राष्ट्र है वो मेरे साथ में है, इसलिए क्यों न मैं इस युद्ध को जीत भी सकता हूँ। तो यूक्रेन रूस के सामने झुक नहीं रहा है। लेकिन अब कहानी आगे सुनिए, क्योंकि रूस जो है, रूस के पास में जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, एलिमेंट्स जो हैं इसके पास में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप सबसे ज़्यादा है। इसलिए यूक्रेन का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में है, क्योंकि रूस के पास में कई महत्वपूर्ण जो परमाणु शक्तियाँ हैं वो इसके पास में हैं। तो विवाद की कहानी समझ में आ गई, कहाँ पे है? ये रही विवाद की कहानी। यहाँ विवाद की कहानी है और विवाद की कहानी यही है कि जो ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन क्या करना चाहता है? नाटो में मिलना चाहता है और अमेरिका इस यूक्रेन की हेल्प भी करना चाहता है कि यूक्रेन किस में मिले? नाटो में। लेकिन रूस ने केवल ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपना अस्तित्व बनाए रखना, क्योंकि रूस से ही अलग है। तो फिर ये जब मिलने की बात सोची तो रूस ने अपना तेवर बदला और तेवर बदल के इसने फिर कहा कि जाओ, आप कैसे जाते हो? तो इस
इन्होंने क्या किया, अपनी सेनाएं जो है वो सेनाओं को चारों तरफ से इसको यूक्रेन को अभी घेर रखा है। जैसे यूक्रेन की कीव जो है, इस कीव को घेर रखा है। यहाँ पे भी चारों तरफ से सेनाएं हैं वो यूक्रेन को, रूस की सेनाएं हैं वो घेर चुकी हैं और बहुत बड़ा मातम आमने सामने हो रखा है। देखिए मैं आपके सामने ये तस्वीरें पेश करना चाहता हूँ जहाँ सैन्य बल के स्वरूप में रूस की शक्ति की आप बात करते हैं तो क्या रूस का सामना यूक्रेन की सेना कर पाएगी। तो देखिए सेना के संदर्भ में आप बात करते हैं तो रूस का जवाबी कार्रवाई यूक्रेन के पास में बहुत कम है, क्योंकि 8.5 यानी 8,50,000 की जो सेना है वो रूस के पास में है। जबकि यूक्रेन के पास में अगर हम बात करेंगे तो यूक्रेन के पास में मात्र 2 लाख की ही सेना है ना। यूक्रेन के पास में 2 लाख है, जबकि रूस के पास में 8.5 लाख की सेना इसके पास में मौजूद है। अब कुल जहाज के संदर्भ में भी आप बात कर लेते हैं कि इनके पास में कुल जहाज है वो कितने हैं। तो जैसे हम यूक्रेन के संदर्भ में बात करते हैं तो यूक्रेन के पास में 318 है वो कुल जहाज के स्वरूप में आप बात करते हैं। लेकिन अमेरिका के यहाँ रूस के संदर्भ में हम बात करते हैं तो रूस के पास में है 4173 4173 वो इसके पास में जहाज है, जबकि इसके पास में कितने हैं 318 जहाज ही है। तो ये सामना करने में भी यहाँ असफल नज़र आ सकता है। अगली हम बात करें कि लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है, कौन से हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के संदर्भ में आप बात करेंगे तो लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है वो रूस के पास में कितने हैं 594 वो लड़ाकू विमान इसके पास में हैं, जबकि यूक्रेन के पास में ओनली 34 ही है। तो ये भी एक समस्या है। तो रूस के पास में लड़ाकू विमान 594 ये है, जबकि 34 ही मात्र यूक्रेन के पास में है। इसी प्रकार से आप जो टैंक वगैरह की बात कर लेते हैं कि इनके पास में टैंक कितने हैं। तो वो जैसे आप टैंक के संदर्भ में बात करेंगे तो इनके पास में जो टैंक है, रूस के पास में जो टैंक है वो टैंक जो 12,420 के समथिंग इनके पास में टैंक है। कितने टैंक हैं रूस के पास में 12,420 है, जबकि यूक्रेन के पास में 2,506 यही है। तो ये भी यहाँ पे रूस शक्ति में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और सेना के संदर्भ में आप बात करेंगे तो सेना मैंने अभी आपको बताई थी कि रूस के संदर्भ में जो सेना का रुतबा है वो ज़्यादा है, 8.5 लाख के समथिंग है, जबकि यहाँ 2 पॉइंट समथिंग है, यानी 2 लाख ही सेना का स्वरूप है। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती है कि रूस जो है यहाँ पे सैन्य स्वरूप से भी ताकतवर आ रहा है और अन्य जो शक्ति है रूस वाली ये सब आप देख रहे हैं। और इसी विवाद के कारण ये जो विवाद है यहाँ पे यूक्रेन के यहाँ पे जो खारकोव है, कीव है, यहाँ काला सागर है, ये सब चीज़ों के यहाँ पे जो विवाद है वो अभी भयंकर स्थिति यहाँ पे हो रही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसमें बताई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है, रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन, अब हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो यही है कि भारत और जो रूस है इसके बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए अपनी इस कक्षा में, अब आएगा मज़ा। क्यों? क्योंकि अब हम भारत और रूस के बीच में जो संबंध है इन संबंधों की महत्वपूर्ण कहानी को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन जो है वो भारत की यात्रा पर आते हैं 1993 के मध्य आते हैं। रूसी राष्ट्रपति जो है येल्त्सिन वो भारत की यात्रा पर आए तो रूसी राष्ट्रपति के साथ में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि जो मंडल है, कौन सा मंडल? प्रतिनिधि मंडल, ध्यान से सुनिए आप, प्रतिनिधि जो मंडल है वो प्रतिनिधि मंडल भी इसके साथ में आता है। और
इस समय भारत और रूस के मध्य कई मुद्दों को उन्होंने बताया, जिसमें रुपए और रूबल, वहाँ की जो विनिमय है उसकी बात करते हैं। रूसी ऋण का पुनर्निर्धारण है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, क्रायोजेनिक जो इंजन है इसकी आपूर्ति के संदर्भ में भी ये बात की जा रही है। कौन से इंजन? क्रायोजेनिक इंजन। कौन से इंजन? क्रायोजेनिक इंजन। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हम पुराना इतिहास देख रहे हैं। जनवरी 1993 के संदर्भ में हम बात करते हैं। इस संदर्भ में कौन कौन सी बातें हुई है? रुपए रूबल के संदर्भ में बातें हुई है। क्रायोजेनिक इंजन के लिए जो आपूर्ति है इसके संदर्भ में वार्तालाप होती है। इस यात्रा से जहां रुपए और रूबल के बीच में एक समानता का मुद्दा होता है और रूसी राष्ट्रपति क्रायोजेनिक इंजनों और अन्य कलपुर्जों की आपूर्ति का आश्वासन भी हमें अर्थात भारत को देते हैं। भारत के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है इसकी आपूर्ति कराने की ये बात करते हैं और भारत के साथ में कई महत्वपूर्ण समझौतों की ये बात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता था वो रक्षा आपूर्ति के संदर्भ में था, विज्ञान के संदर्भ में था। किसके संदर्भ में था? विज्ञान के संदर्भ में था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से था, आतंकवाद के साथ मिलकर जो है लड़ने का वादा वो भी था, और नशीली दवाओं और अवैध व्यापार की रोकथाम के संबंध में इन्होंने वार्तालाप की थी। भारत और रूस के बीच में मैत्री संबंध से ये कई प्रकार से महत्वपूर्ण था। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी 1993 से ही रूस और भारत के मध्य बहुत ही अहम जो समझौता है वो क्रायोजेनिक इंजन है, रक्षा के संबंध में है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, दवाइयाँ हैं, आतंकवाद है, इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। ये समझौता कब होता है? 1993 के मध्य होता है। येल्तसिन वहाँ के क्या थे? राष्ट्रपति। अब हम बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। शायद आप इन्हें पहचानते होंगे। ये कौन है? हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, ये है हमारे पीवी नरसिम्हा राव। इनकी हम बात करते हैं। ये बात कब की है? ये बात है 1 जुलाई 1994 की। कब की बात है? 1 जुलाई 1994 के संदर्भ की बात है। तो इस पहलू को भी आप समझिए। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो 4 दिवसीय यात्रा पर जाते हैं। कितने दिवसीय यात्रा पर जाते हैं? 4 दिवसीय यात्रा पर वहाँ जाते हैं और भारतीय और रूसी नेताओं, नौकरशाही राजनीतिकों को इशारा करते हुए रूसी उप विदेश मंत्री अल्बर्ट चेनिन्स ने उनसे कहा था कि कोई निश्चिंत है, हमने अच्छा काम किया। 9 महत्वपूर्ण और 2 महत्वपूर्ण घोषणाओं पर हमने क्या किए? हस्ताक्षर किए। देखिए, इसमें उन्होंने क्या कहा? रूस को अपने गुजारे के लिए हथियार बेचने की क्या है? ज़रूरत है। देखिए, इन्होंने कहा कि हमें गुजारे के लिए अर्थात हमारा कारोबार है, ये क्या कहते हैं? हमारा कारोबार की संज्ञा दे देते हैं और कहा कि हम अपना जो हथियार है वो बेचना चाहते हैं। और प्रतिद्वंदी चीन को मिग 27 और U-30 लड़ाकू विमान बेचे। उन्होंने उस समय कहा था। देखिए, 2 लड़ाकू विमान की बात करते हैं। प्रतिद्वंदी है कौन? चीन। लेकिन कारोबार के लिए उन्होंने क्या कर दिया? एक तो मिग 27, कौन सा? मिग 27, और एक SU-30 ये लड़ाकू विमान उन्होंने बेचे। उससे ये बात का एहसास हो गया कि हिंद महासागर एशिया प्रांत है, उन क्षेत्रों में भारत रूस के लिए संतुलन कायम करने वाली ताकत बना रहेगा। यही सोम्योलो कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि उस समय भारत के संदर्भ में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। देखिए, भारत के समय अगर हम बात करते हैं तो जिसकी सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं वो है सुखोई विमान। नाम सुना? सुखोई विमान बहुत महत्वपूर्ण कक्षा। सुखोई विमान विषयक समझौता। सुखोई विमान विषयक समझौता। ये समझौता कब की बात है? 1996 की बात है। क्या हुआ? भारत ने अत्यंत विकसित किस्म के सुखोई 30 MK-30 युद्ध विमानों की खरीद के लिए 30 नवंबर की बात है। 30 नवंबर 1996। कब की बात है? 30 नवंबर 1996
उसको क्या करते हैं, रूस के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। यही समझौता भारतीय रक्षा मंत्रालय और रूसी सरकारी शस्त्र कंपनी रोसवो, कंपनी का क्या नाम है, रूस की कंपनी रोसवो नाम है, उस रोसवो उरुजेनिया तथा इर्कुत्स्क विमान औद्योगिक संघ के मध्य होता है और भारत सर्वप्रथम 40 विमान खरीदेगा, ये बात हुई थी। और इसके लिए जो विमान, एक विमान की कीमत 1 अरब थी, तो 40 विमानों के लिए भारत क्या हो गया था, सहमत। एक विमान, कौन सा, सुखोई विमान, एक विमान की कीमत कितनी, 1 अरब, 40 विमान खरीदेगा, अर्थात 40 अरब का जो समझौता है वो सुखोई विमान है उसके संदर्भ में होता है। फिर बात करते हैं HD देवगौड़ा के संदर्भ में। ये नरसिंह राव की कहानी मैंने आपको बता दी, किस समय, सुखोई विमान विषय के संदर्भ में मैंने बताई। पिरमाकोवा उस समय थे, इनको आप जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की रूस की यात्रा, पहले आपने सुखोई विमान के संदर्भ में बात कर ली। अब हम बात करते हैं HD देवगौड़ा जो है उस समय प्रधानमंत्री थे और कहाँ जाते हैं, रूस जाते हैं, अर्थात मार्च 1997 की हम बात करते हैं। देखिए, HD देवगौड़ा जो 1997 के संदर्भ की बात करते हैं तो भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो येल्तसिन वहाँ के कौन क्या थे, राष्ट्रपति थे। येल्तसिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वहाँ पे जो येल्तसिन हैं वो राष्ट्रपति थे। देखिए, ये रहे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, ये राष्ट्रपति थे उस समय। कब की बात है, 1997 में प्रधानमंत्री भारत के जो है वो HD देवगौड़ा रूस की यात्रा करते हैं। येल्तसिन देवगौड़ा शिखर वार्ता की बात है, ये देखिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ, कब की बात कर रहे हैं, 1997 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो रूस ने इस संधि के माध्यम से हम बात करते हैं, तो रूसी प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने क्या किया, पिरमाकोवा की भारतीय यात्रा के लिए वो आते हैं। लेकिन मैं HD देवगौड़ा साहब के संदर्भ में, जो रूस के संदर्भ में वार्तालाप करने गए, वहाँ पे क्या हुआ, तो रूस ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। देवगौड़ा साहब के समय जब देवगौड़ा वहाँ पे पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, तो वहाँ पे 6 समझौतों पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं रूस के साथ में। जिन 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें एक तो थी प्रत्यर्पण संधि के साथ ही दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए, पहला यानी संधि समझौता होता है, दूसरा सीमा शुल्क समझौता होता है, तीसरा सहयोग वाला होता है, फोर्थ परमाणु होता है, और फिर संयंत्र संरक्षण होता है, विकास, और लास्ट होता है आपराधिक मामले के संदर्भ में, जहां सहायता है, वाणिज्य दूतावास संबंधी समझौते, सांस्कृतिक खेल मामलों में समझौते, ये होते हैं। तो देवगौड़ा साहब के समय भी 1997 में रूस के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रूस के जिस समय देवगौड़ा साहब गए तो 6 समझौते हुए, जहाँ पे प्रत्यर्पण संधि है, सीमा शुल्क है, आपराधिक मामले है, कानूनी है, वाणिज्य दूतावास है, ये सारे समझौते होते हैं। फिर कहानी आगे, इन्हें पहचानिए। यह है प्रधानमंत्री, रूसी प्रधानमंत्री पिरमाकोव की भारत यात्रा। ये कौन है, रूसी जो प्रधानमंत्री है पिरमाकोव, कौन है, पिरमाकोव। रूसी प्रधानमंत्री पिरमाकोव की भारत यात्रा दिसंबर 1998, ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के प्रधानमंत्री पिरमाकोव ने 20-22 यानी 2 दिवसीय, दिसंबर की बात है 1998 कि भारत की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री के उपस्थिति में 7 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर है वो होते हैं। अब कौन कौन से हस्ताक्षर होते हैं, क्या कहानी है, उसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। देखिए, कारगिल मसले पर रूस द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे सामने मिला है। हम कहते हैं ना कि रूस हमारे साथ में कैसे खड़ा था, ये सुनिए कहानी कि एक तो जो कारगिल समझौता है ना, कारगिल जो मसला होता है, इस कारगिल मसले पर रूस ने चेतावनी दी थी। किसको, पाकिस्तान को चेतावनी दी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ में, भारत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़ा था,
रूस खड़ा था। कारगिल मसले पर रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा बदलने से उसके किसी भी प्रयास के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, साथ रहने में और कारगिल के इस समय क्या बात कहते हैं और किस प्रकार की लैंग्वेज बयान उनका है कि कारगिल मसले पर रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा बदलने के उसके किसी भी प्रयास के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूस ने पाक को कड़ाई से कहा कि घुसपैठियों को वापस बुला लो। ये बात होती है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपना महत्वपूर्ण, ये आपको दिखाई दे रहा है और ये सीन आपके लिए बहुत यादगार है क्योंकि ये मुद्दा कौन सा है, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा। और राष्ट्रपति पुतिन हैं वो भारत की यात्रा पर कब आते हैं, अक्टूबर 2000 में आते हैं। अक्टूबर 2000 में भी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आते हैं। इस दिन 4 दिवसीय यात्रा पर आते हैं और भारत और रूस के मध्य जो सहयोग है अर्थात सैन्य जो सहयोग है उसकी बढ़ाने की ये बात करते हैं। और इसी में T-टैंक यानी T-90 टैंक देने की भी वो बात करते हैं। कौन सा टैंक, T-90 टैंक जो है उनके पास में वो देने की बात करते हैं। Su-30 है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने हैं। देखिए कौन कौन से लड़ाकू विमान की बात कर लेते हैं। देखिए, एडमिरल गोसो एयरक्राफ्ट कैरियर के दिए जाने के बाद में उन्होंने कहा कि एक तो जो है Su-30M इसकी बात करते हैं कि एक तो ये आपको दिया जाएगा और एक T-90 जो है टैंक, ये टैंक है वो भारत को देने की ये क्या करते हैं, बात करते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आगे यही मसला रहता है कि जो भारत के समर्थन में बोलते हैं अर्थात भारत के संदर्भ में जो सुरक्षा परिषद है, भारत के संदर्भ में जो बोलते हैं सुरक्षा परिषद में, वो भी बोलने वाले कौन है, रूस ही है। ये बात है 2002 की, कब की है, 2002 की बात है। राष्ट्रपति पुतिन ने 3 और 5 दिसंबर की बात है, दिसंबर 2002 में भारत का दौरा करते हैं और यात्रा के दौरान रूस ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सशक्त और न्यायोचित दावेदारी के रूप में रूस के समर्थन की पुनः क्या की, पुष्टि की। और 8 दस्तावेजों पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। अब आगे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। देखिए, मनमोहन सिंह है इनकी भी यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 2015 में भी क्या करते हैं, रूस की यात्रा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है यात्रा, इस यात्रा के संदर्भ में भी आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्ट हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो रूस की यात्रा जो करते हैं वो दिसंबर 2015 में करते हैं। इसके बाद में भी जो यात्राएं हुई है औपचारिक घटनाओं के संदर्भ में, उनकी भी मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये सुनिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत रूस की जो 16वीं, ध्यान रखना कौन सी, 16वीं वार्षिक शिखर जो वार्ता है वो रूस के दौरान होती है दिसंबर 2015 में। और दोनों के बीच में जो वार्तालाप का मुख्य बिंदु था वो ये था कि एक तो परमाणु और एक रक्षा, परमाणु और जो रक्षा मामला है इस पे दोनों पर क्या बनाएंगे, वो समझौता बनाएंगे। दोनों में सहयोग को बढ़ाने के लिए 16 समझौतों पर वो क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और 226 जो हेलीकॉप्टर है वो बनाने का समझौता हुआ। इसमें कितने हेलीकॉप्टर, 226 जो हेलीकॉप्टर है वो बनाने का इसमें समझौता होता है। और 12 परमाणु रिएक्टर बनाएगा भारत और रूस। अगले 2 दशकों में कितने, 12 परमाणु रिएक्टर बनाने का बात करता है। भारत और रूस में 40,000 करोड़ का करार जो है वो इसी समय होगा, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में आप इसे देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं तो भारत रूस शिखर बैठक जो होती है मोदी के संदर्भ में 1 जून 2017 में होती है। इसमें भी एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट किस पे होता है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 5
जो है 5 समझौते हुए, ध्यान रखना ये बात कर रहा हूँ मैं 1 जून 2017 की, 1 जून 2017 के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें 5 समझौते हुए। सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा था? न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। और रूस तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 2 नई इकाई लगाने पर क्या हुआ? सहमत हुआ। कहाँ पे? तमिलनाडु में। देख लीजिए, तमिलनाडु के अंतर्गत है, और वो 2 क्या लगाएगा? न्यूक्लियर, यानी 2 नई इकाई लगाने पर सहमत हुआ है। इसमें भारत को एक रिएक्टर से 1000 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे 2018 के संदर्भ में आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की सोची जो शहर है, एक शहर का नाम है सोची शहर। इस शहर में राष्ट्रपति पुतिन के साथ में अनौपचारिक क्या होती है? बैठक होती है 21 मई 2018 को। तो ये था संपूर्ण तथ्यात्मक स्वरूप। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहे हमारे पुतिन और मनमोहन सिंह की शिखर वार्ता मई 2005 के अंतर्गत होती है। देखिए, ये वार्तालाप क्या है, इस वार्तालाप को क्यों जानना जरूरी है? भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जो जर्मनी है इस पे गठबंधन की जो जीत थी उसकी 60वीं वर्षगांठ में समारोह में शामिल होने के लिए 3 दिन की यात्रा पर वो 8 मई 2005 को कहाँ पे पहुँचते हैं? मास्को पहुँचते हैं। भारत के साथ में अपने पुराने संबंधों को मजबूती देने के लिए रूस है वो क्या करेगा? परमाणु ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो परमाणु ऊर्जा, किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु ऊर्जा, और एक रक्षा, परमाणु ऊर्जा और रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ में सहयोग और पुख्ता करने के लिए क्या होगा? तैयार होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो आज की कक्षा में आपने जिन जिन महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में बात की, एक थोड़ी कक्षा लंबी हो गई है लेकिन फिर भी आपको ऐसा कोई फैक्ट है शायद ही मैंने कहीं पेंडिंग रखा हो, फिर भी इसमें कोई तथ्यात्मक जानकारी कमी महसूस होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, आज के कक्षा के अंतर्गत आपने ऐतिहासिक तथ्य अर्थात 2 महाशक्तियों का जो स्वरूप था उसके स्वरूप की बात की, फिर सोवियत संघ के विभाजन के संदर्भ में आप बात की, नाटो का जो स्वरूप है वो क्या है, रूस यूक्रेन विवाद है इसके बारे में, और भारत जो रूस संबंध है इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी। देखिए, नाटो के संदर्भ में आपने बात की, और यहाँ जो आपने सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट देखा वो ये रहा, इसी फैक्ट की आपने बात की थी, ये रहा, यहाँ जो विवाद चल रहा है ये रहा, और ये इधर रूस का मामला है। यहाँ तक सेनाएं हैं वो धावा बोल चुकी हैं, ये तो पहले से ही ले चुका है, क्रीमिया को भी ले लिया है। यहाँ तक चारों तरफ से इसको अभी वर्तमान में सेनाओं ने घेर रखा है, और ये सारा जो विवाद है मैंने आपको समझा दिया। देखिए, यहाँ काला सागर पहले से उन्होंने ले लिया, ये क्रीमिया क्षेत्र है इसके भी उन्होंने ले लिया, एलो सागर जो है ये जो डोनबास क्षेत्र है उसके मध्य अभी विवाद है, और यूक्रेन है जो कीव क्षेत्र है इस तक वो सेनाएं पहुंच चुकी हैं, और भयंकर जो युद्ध है वो प्रारंभ हो गया है। और सेनाओं के संदर्भ में भी आपने रूस की शक्ति के संदर्भ में भी मैंने आपको परिचय कराया था, रूस का सैन्य बल के संदर्भ में भी आपने देखी, और फिर आज तक की भारत और रूस के मध्य जो संबंध हुए हैं इन सभी संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी भी आज की कक्षा में आपने देखी हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और नए और अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।